बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं आपके एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, केस स्टडी क्वेश्चंस। इसमें आपको एक छोटा पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, यह हिस्सा आपके कॉन्सेप्ट और समझ दोनों की जांच करता है। तो चलो ध्यान से पढ़ते हैं। नमस्कार। आज हम कक्षा 10 नागरिक शास्त्र अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी से केस स्टडी प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना और शक्ति का एकतरफा उपयोग रोकना है। सत्ता का बंटवारा 3 स्तरों में होता है: केंद्र, राज्य और स्थानीय। केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए संविधान में अधिकार और जिम्मेदारियां तय की गई हैं। स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगर पालिका जैसे संस्थानों को शक्ति और संसाधन दिए गए हैं ताकि जनता की जरूरतों को तुरंत और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। सत्ता की साझेदारी से न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, बल्कि यह सभी स्तरों पर न्याय और विकास सुनिश्चित करता है। यदि सत्ता केंद्रित हो जाए या शक्तियां उचित रूप से बांटी न जाए तो भ्रष्टाचार, अन्याय और प्रशासनिक अक्षमता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के सुदृढ़ संचालन और नागरिकों की भागीदारी के लिए आवश्यक है। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सत्ता का बंटवारा किन स्तरों पर होता है? प्रश्न नंबर 3 है, संविधान ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति संतुलन के लिए क्या किया है? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, लोकतंत्र को मजबूत करना और शक्ति का एकतरफा उपयोग रोकना। प्रश्न 2 का उत्तर है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर। प्रश्न 3 का उत्तर है, अधिकार और जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अब करते क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 संघवाद से केस स्टडी प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए।
अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत में संघवाद फेडरलिज्म का उद्देश्य शक्ति का बंटवारा करना और अलग अलग राज्यों तथा केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखना है। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के पास अपने अपने अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। संविधान ने शक्तियों को सामान्य, अनन्य और प्रतिस्थापन योग्य श्रेणियों में बांटा है ताकि कोई भी स्तर अत्यधिक शक्तिशाली न बन सके। संघीय ढांचे के कारण राज्यों को अपनी संस्कृति, भाषा और आर्थिक नीतियों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेदों के निवारण के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल का मध्यस्थता का अधिकार भी दिया गया है। संघवाद से न केवल शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, बल्कि यह देश की अखंडता और लोकतंत्र की मजबूती भी सुनिश्चित करता है। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों को क्या मिलता है? प्रश्न नंबर 3 है, संविधान ने शक्तियों को किन श्रेणियों में बांटा है? अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, शक्ति का बंटवारा करना और केंद्र तथा राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना। प्रश्न 2 का उत्तर है, अपने अपने अधिकार और जिम्मेदारियां। प्रश्न 3 का उत्तर है, सामान्य, अनन्य और प्रतिस्थापन योग्य श्रेणियों में। अब करते हैं कक्षा 10 नागरिक शास्त्र अध्याय 3, जाति, धर्म और लैंगिक मसले से केस स्टडी प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां अलग अलग जातियां, धर्म और लिंग के लोग साथ रहते हैं। फिर भी समाज में कई बार असमानताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ जगहों पर महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते, जबकि संविधान ने उन्हें समान अधिकार दिए हैं। इसी प्रकार धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव आज भी मौजूद है, जिससे लोकतंत्र की सच्ची भावना प्रभावित होती है। सरकार ने इन असमानताओं को खत्म करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे आरक्षण नीति, महिला सशक्तिकरण अभियान और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले कानून। इन सब का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं।
इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के संविधान में समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करता है? प्रश्न नंबर 2 है, सरकार ने सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए कौन सी नीति लागू की है? प्रश्न नंबर 3 है, भारत के लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है अनुच्छेद 14 यह सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार देता है। प्रश्न 2 का उत्तर है सरकार ने आरक्षण नीति रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की है जिससे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों को शिक्षा व नौकरियों में विशेष अवसर दिए जाते हैं। प्रश्न 3 का उत्तर है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है। अब करते हैं कक्षा 10 नागरिक शास्त्र चैप्टर 4 राजनीतिक दल से केस स्टडी प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दल लोकतंत्र का आधार हैं। राजनीतिक दल जनता के विचारों और इच्छाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं और चुनावों के माध्यम से सरकार बनाने में मदद करते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल न हो तो सभी उम्मीदवार स्वतंत्र होंगे और बड़े नीतिगत बदलावों के लिए चुनावी वादे करना कठिन होगा। राजनीतिक दल न केवल सरकार बनाने में सहायक होते हैं बल्कि सत्ता में रहते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। भारत में विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। राष्ट्रीय दल पूरे देश में प्रभाव रखते हैं जबकि क्षेत्रीय दल केवल कुछ राज्यों में ही प्रभावी होते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की उपस्थिति से विविधता, बहुलता और जनता की भागीदारी बढ़ती है। राजनीतिक दल नए विचारों और नीतियों को लागू करने में मदद करते हैं और जनता के लिए विकल्प प्रदान करते हैं। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं।
इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, यदि राजनीतिक दल न हों तो क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी? प्रश्न नंबर 3 है, राजनीतिक दल सरकार बनाने में किस प्रकार मदद करते हैं? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, जनता के विचारों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना और चुनावों के माध्यम से सरकार बनाना। प्रश्न 2 का उत्तर है, सभी उम्मीदवार स्वतंत्र होंगे और बड़े नीतिगत बदलावों के लिए चुनावी वादे करना कठिन होगा। प्रश्न 3 का उत्तर है, सत्ता में रहते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद। अब करते हैं कक्षा 10 नागरिक शास्त्र चैप्टर 6 लोकतंत्र के परिणाम से केस स्टडी प्रश्नोत्तर। यह आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी होगा। ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न हल करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा जाए। अगर आप पहले प्रश्न देखेंगे और बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए पहले पैराग्राफ पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। तो आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों का संरक्षण करना भी है। लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप समाज में समानता, न्याय और जनता की भागीदारी बढ़ती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र के कारण विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू किए जाते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नीतियां और निर्णय प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा, बहुलता और विविधता को सुनिश्चित किया जाता है। लोकतंत्र के नतीजे समाज में स्थायित्व, विश्वास और समान अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, परंतु यह पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण समाज के लिए लाभकारी है। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम प्रश्न पर आते हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख ले और पैराग्राफ में से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रश्न नंबर 2 है, लोकतंत्र के परिणामस्वरूप समाज में क्या फायदे होते हैं? प्रश्न नंबर 3 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब देखते हैं आपने कितने उत्तर ठीक करे हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, चुनाव कराना और लोकतांत्रिक मूल्यों व अधिकारों का संरक्षण करना। प्रश्न 2 का उत्तर है, समानता, न्याय, जनता की भागीदारी, सामाजिक और आर्थिक सुधार। प्रश्न 3 का उत्तर है, जनता के प्रति उत्तरदायी।